हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के, है ना। हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, आप लास्ट लेक्चर को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। पहले इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इन्होंने कौन सी थ्योरी दिए थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिए थे, है ना, जो किसके ऊपर बेस्ड थी? साइंस के ऊपर बेस्ड थी। टेलर वॉज एन अमेरिकन हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैकेनिस्ट। इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था? एज अ मैकेनिस्ट स्टार्ट किया था इन मिडवेल स्टील वर्क्स फिलाडेल्फिया, एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस rose to the position of the chief engineer. He introduced his observations and experiments based on scientific data. इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए थे, जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये सारे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर बेस्ड थे? साइंस के ऊपर, है ना। साइंस साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड थे। इन्होंने जो प्रिंसिपल्स निकाले, है ना, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स निकाले आफ्टर द ऑब्जर्वेशंस, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, ये सारे प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड है? साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है ना। इन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक अप्रोच लगाया था, साइंस लगाया था, ठीक है। इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के लिए, वो सारे प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड है? साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है। Taylor's approach towards management is termed as scientific management. For this contribution in the development of management thoughts, he is known as father of scientific management. FW टेलर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने मैनेजमेंट के लिए जो थ्योरी दी थी, जो प्रिंसिपल्स दिए, जो टेक्निक्स दिए, वो सारे प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड है? साइंस के ऊपर बेस्ड है ना। इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर ये मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स दिए। Taylor's management theory is based on scientific experiments. This theory involves the application of scientific approach, है ना। ये theory क्या involve करती है? Scientific approach, है ना, application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. According to the Taylor, problems should be solved by scientific techniques rather than rule of thumb and the trial and error approach. एफडब्ल्यू टेलर का ये मानना था कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उसे कैसे सॉल्व की जाएगी, है ना, कैसे सॉल्व की जाएगी? साइंटिफिक टेक्निक्स से सॉल्व की जाएगी, रेदर देन थंब रूल या कोई ट्रायल एंड एरर बेसिस से, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कैसे सॉल्व की जाएगी? साइंटिफिक अप्रोच से। आई बात समझ में? अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट भी करना है तो साइंटिफिकली होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकली होना चाहिए, ना ही आप थंब रूल को लगा रहे हो या कोई ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपको साइंटिफिकली क्या करना है? वो अप्रोच लगाना है, वो एप्लीकेशन लगाना है। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एग्जैक्टली। क्या बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट? कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेंट टू डू एग्जैक्टली। आप क्या चाहते हो कि आपके वर्कर्स क्या काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। आप क्या चाहते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे वर्कर्स क्या काम करे, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। जब वो लोग काम करते हैं अपना, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें देखना कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो लोग जो काम कर रहे हैं, क्या वो लोग सारे रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमें देखना पड़ेगा। ये किसकी डेफिनेशन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेंट टू डू एग्जैक्टली। आप क्या चाहते हो कि आपके वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, है ना। वो लोग जो काम कर रहे हैं हमें उसे देखना पड़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे देखना कि वो लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो लोग बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
है ना, क्या वो लोग सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या उन्हें मिनिमम कॉस्ट लग रही है कि नहीं लग रही है ना, क्या हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है ना, इन्होंने साइंस का अप्लाई किया है मैनेजमेंट में, फिर ये प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब क्या, साइंस होना चाहिए, कोई थंब रूल नहीं होना चाहिए, है ना, साइंस होना चाहिए, कोई थंब रूल नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो हमें साइंस लगाना पड़ेगा, कोई थंब रूल नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। द थंब रूल मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द मेथड डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, है ना, थंब रूल हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हमें साइंटिफिकली अप्रोचेस लगाने पड़ेंगे। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द थ्योरी। जो थंब रूल्स रहते हैं ना, वो किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, मैनेजर के जजमेंट के ऊपर बेस्ड रहते हैं, है ना। मैनेजर जैसा बोलेगा बस वैसे ही होना चाहिए, तो कोई ऐसा थंब रूल नहीं होना चाहिए, है ना। सारी चीजें प्रैक्टिकली होनी चाहिए, साइंटिफिकली होनी चाहिए। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड्स फॉर एवरी स्मॉल वर्क। उसने क्या कहा, हम ऑर्गेनाइजेशन में छोटे से छोटा काम करें वो साइंटिफिकली होना चाहिए, है ना, वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द सिलेक्टिंग द बेस्ट वे और परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स। हम जो काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं काम करने के, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन कैसा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक बेस्ट पॉसिबल मैनर हमें चूज करना पड़ेगा, जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट लगे, हम सारे के सारे रिसोर्सेस प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, है ना। इसलिए हमें कोई थंब रूल पर काम नहीं करना है, हमें पूरा काम साइंटिफिकली काम करना है ना, पूरा काम प्रैक्टिकली काम करना है। आई बात समझ में, हमें कोई हमारा काम ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम नहीं करना है, कोई थंब रूल के बेसिस पर काम नहीं करना है, हमें सिर्फ साइंटिफिक अप्रोचेस लगाना है, हमें प्रैक्टिकली काम करना है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। मैनेजर ने क्या डिफाइन करना चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम कितना लग रहा है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए, हमें आउटपुट निकालने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, ये मैनेजर ने डिफाइन करना चाहिए। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी। ये किसमें मदद करेगा, टाइम कंज्यूम होगा, है ना, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज की एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी। एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट, जिससे हमारे जो आउटपुट्स है वो ज्यादा निकल लेंगे, है ना, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू टेलर, even a small production activity like loading iron sheets into box cars can be scientifically planned। मतलब FW टेलर का क्या बोलना था कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में छोटे से छोटा भी काम करो ना, वो साइंटिफिकली होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम कर रहे हैं या तो कोई थंब रूल है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, नहीं। आप ऑर्गेनाइजेशन में छोटे से छोटा काम करो ना, वो साइंटिफिकली अप्रोच लगाकर होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी, है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट लगेगी, जिससे हम ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, है कि नहीं, पक्का। तो ये सारी बातें मैनेजर ने समझनी चाहिए, है ना। तो साइंटिफिकली होना चाहिए सब कुछ काम, ना ही थंब रूल के बेसिस पर। आई बात समझ में। तो ये पहला प्रिंसिपल कौन सा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कोई थंब रूल नहीं होना चाहिए, साइंटिफिकली सारे काम होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। फिर सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, है ना। सबको, जब वो लोग सारे मिलकर काम करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाएंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए,
है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, है ना? एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, मतलब क्या, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करवा पाएंगे, अचीव करवा पाएंगे। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, है ना? जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा तब वहां पर झगड़े होना कम हो जाएंगे, है ना? जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, वो कम हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा, है ना? मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि नहीं? परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, है ना? दोनों के बीच में एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, एम्प्लॉयज कुछ और कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट बोलेगा वही एम्प्लॉयज को करना पड़ेगा, है ना? तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये किस में मदद करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, जिससे हम ज्यादा आउटपुट कर पाएंगे, है ना? हमारा काम टाइम में खत्म कर पाएंगे, हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। विल हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरमेंट फॉर अचीविंग एंड डिजायर्ड गोल्स। ये किस में मदद करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। मतलब क्या, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे, अचीव होंगे। मतलब हमें मिलजुल कर काम करना है ना? हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात आती है ना, वहां झगड़े होते हैं, है कि नहीं? तो हमें क्या करना, हमें मिलजुल कर काम करना है। हमारे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो। मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम उनसे काम ही करवा रहे हैं। नहीं, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए, कि नहीं? पक्का? कौन से दो प्रिंसिपल्स है? पहले प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस लगाओ, सारा काम साइंटिफिकली करो, कोई थंब रूल मत लगाओ, कोई ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम मत करो, है ना? सारी चीजें, छोटी से छोटी चीजें क्या करो, साइंटिफिकली करो, है ना? साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, सारी चीजें प्रैक्टिकली करो। बिकॉज हर एक काम के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा काम सूट होता है, कौन सी एक्टिविटी सूट होती है, वो काम करो। आई बात समझ में? फिर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब क्या, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। मतलब क्या, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब वो लोग मिलजुल कर काम करेंगे तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या होंगे, अचीव करवा पाएंगे, है ना? जिससे हमारा काम टाइम में कंप्लीट होगा, है ना? जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज की एनर्जी कम होगी, है ना? टाइम कंज्यूम होगा, कि नहीं? आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उन्हें काम दिए जा रहे हैं, सिर्फ काम करवाए जा रहे हैं, नहीं, उनके बारे में भी क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फिर थर्ड कौन सा है, मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब क्या, टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। फिर टेलर ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो है मेंटल रिवॉल्यूशन। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। किसकी बात कर रहा है ये, मेंटल रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस करता है, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के एटीट्यूड्स के ऊपर फोकस करता है। क्या, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे के लिए कैसा होना चाहिए, है ना? दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब दोनों के एटीट्यूड्स में चेंज आना चाहिए एक दूसरे के लिए, है ना? थोड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए कि जो मैनेजमेंट बोलेगा वो एम्प्लॉयज काम करेंगे, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि हमारा क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगे अगर एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे।
अगर मैनेजमेंट काम कर रहा है, अगर एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे, तो गोल्स अचीव नहीं हो गए, है कि नहीं? इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आई बात समझ में? दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट ने पूरा कोऑपरेशन देना चाहिए, जिससे वो लोग क्या कर पाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाए, है ना? दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे एंड उनका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब क्या, इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई बात समझ में? तो हमने कौन से 3 प्रिंसिपल्स देखे? पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट थंब ऑफ रूल। सेकेंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन। आया समझ में? फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन होना चाहिए, है ना, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। द प्रिंसिपल एम्फोसाइजेस ऑन म्यूचुअल कॉपरेशंस। म्यूचुअल कॉपरेशंस होने चाहिए कि इनके बीच में, वर्कफोर्स के बीच में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कॉपरेशन होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है? एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, ड्यू टू कॉपरेशंस, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एंड एक्सेट्रा। जब दोनों के बीच में कॉपरेशन होगा, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में, टीम स्पिरिट बढ़ेगी, है ना? इंटरनल कॉम्पिटिशंस विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। जब इंटरनल कॉम्पिटिशंस हो गए, तब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बहुत हेल्दी होगा। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशंस गिवन बाय द एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट ने, है ना, हर एक सजेशंस को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज दे रहे हैं। जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, हमेशा एम्प्लॉयज के सजेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा मैनेजमेंट ने। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझना चाहिए, है ना, इंटीग्रल पार्ट समझना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का। एट सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रेसिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स फॉर मैनेजमेंट। तो फिर एम्प्लॉयज ने भी समझना चाहिए कि जब वो लोग ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट्स है, तो अननेसेसरली कोई डिमांड्स ना करे मैनेजमेंट से, है ना, ऐसी स्ट्राइक्स पर ना चले जाए। तो ये एम्प्लॉयज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैनेजमेंट उन्हें अपना ही पार्ट समझकर काम कर रही है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट समझ रही है एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज ने भी वैसे ही समझना चाहिए कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, है ना, हम वहां पर अननेसेसरली कोई डिमांड ना करें मैनेजमेंट से, कोई स्ट्राइक्स पर ना चले जाए अननेसेसरली। ये एम्प्लॉयज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्या, दोनों के बीच में पूरा कोऑपरेशन होना चाहिए, है ना। वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मोटिव है, तो उन्होंने पूरा कोऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ये मेन पिलर्स है, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट, है ना। तो ये क्या, ऑर्गेनाइजेशन के दोनों मेन पिलर्स है। आई बात समझ में? पक्का? ये कौन सा प्रिंसिपल था, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या, डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। जैसे एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज रहेगी, जैसी क्वालिटीज रहेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा मैनेजमेंट, उन्हें काम प्रोवाइड करेगा, है ना। जब काम दिया जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्हें अपना काम खत्म करना पड़ता है। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी अकम्पेन्ड विद द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज में क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या था, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब क्या, दूसरों से काम करवा कर लेना पूरा नहीं, हमने भी काम करना। हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। इसलिए वहां पर क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी, है ना, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करते हैं वो कौन करता है, मैनेजमेंट करता है ना। टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटीज करती है।
सारे प्लानिंग्स, एंड वो प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है? एम्प्लॉयज एग्जीक्यूट करते हैं। वेयर एज एम्प्लॉयज आर कंसेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कौन करता है? अथॉरिटीज, है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कौन करता है? एम्प्लॉयज करते हैं। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सुपीरियर्स। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, मैनेजर ने हमेशा हेल्प करनी चाहिए, एंकरेज करना चाहिए, गाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को। मतलब क्या? मैनेजर्स ने क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी ना, तो सीधी सी बात है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, मैनेजर ने यह भी ध्यान रखना चाहिए। इट हेल्प्स द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज। जब अपन डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देते हैं काम करने की, इससे क्या होगा? मैनेजर्स और एम्प्लॉयज अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, है ना, बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर में अपना परफॉर्मेंस देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हमारे सारे रिसोर्सेस प्रॉपर यूटिलाइज होंगे एंड अपने प्रॉफिट्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो ये कौन सा था? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई बात समझ में? फिर लास्ट प्रिंसिपल कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। मतलब क्या कर रहा है? किसकी डेवलपमेंट की बात कर रहा है? एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जिससे उनकी क्या होगी? एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी। जब हम एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उन्हें एंकरेज करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए, उससे क्या होगा? उनकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी, है ना, उनका ही डेवलपमेंट होगा। अल्टीमेटली जब एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होती है? इंक्रीज होती है। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। जब ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट परफॉर्मेंस देती है ना, प्रॉफिट्स अर्न करती है, इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास कौन सी स्किल्स है, कौन सी कैपेबिलिटीज है, कौन सी क्वालिटीज है जो वो लोग काम कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज वेरी एसेंशियल। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है ना। जब उन्हें हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी क्वालिटीज को इंक्रीज करेंगे, उनके स्किल्स को इंक्रीज करेंगे, उतना ही उनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा। It ultimately affects the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunities to attain greater efficiency and maximum prosperities. अगर उनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करना है, उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, है ना, उनको अपॉर्चुनिटीज दो काम करने की। जब वो लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करेंगे, काम करना सीखेंगे, तभी उनका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा। तो फिर उन्हें क्या होगा? एंकरेज फील होता है ना, मोटिवेटेड फील होता है, जिससे वो लोग और अच्छे से काम करते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगी? इंक्रीज होगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे? अचीव होंगे। कब? जब एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स का डेवलपमेंट होगा। आई बात समझ में? तो ये प्रिंसिपल कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स किसने दिए? एफडब्ल्यू टेलर ने दिए। कौन से प्रिंसिपल्स है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स है ना। ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे ऑब्जर्वेशंस, ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है ना, साइंस के ऊपर बेस्ड है। एफडब्ल्यू टेलर ने अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट को। जो सारे ऑब्जर्वेशंस, जो सारे प्रिंसिपल्स दिए, जो सारी टेक्निक्स दी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? साइंस के ऊपर बेस्ड है ना, साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है। क्या कहा था एफडब्ल्यू टेलर ने? कि अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो साइंटिफिकली करो, है ना, प्रैक्टिकली करो, ना ही कोई थंब रूल के हिसाब से, ना ही कोई ट्रायल एंड एरर बेसिस के हिसाब से। अगर आपको काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करो? साइंटिफिकली काम करो, है ना। कैसे काम करो? साइंटिफिकली। आई बात समझ में? पक्का? तो हमारे कितने प्रिंसिपल्स है? 6 प्रिंसिपल्स है।
पहला साइंस नॉट थंब रूल, है ना। क्या बोला गया था, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, छोटे से छोटा काम करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो साइंटिफिकली अप्रोच से करो, साइंटिफिक अप्रोच से करो, कोई थंब रूल मत लगाओ, कोई ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम मत करो। अगर आप काम कर रहे हो तो साइंटिफिकली काम करो, है ना। सेकेंड प्रिंसिपल कौन सा है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएगी। आई बात समझ में। फिर थर्ड प्रिंसिपल कौन सा है, म्यूचुअल रिवॉल्यूशन, मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस करता है, थर्ड प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस करता है, चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। आई बात समझ में। जब दोनों को रियलाइज होगा कि हमारा क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। फोर्थ है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। किसके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, वर्कफोर्स के बीच में, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में, जिससे अपना ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरमेंट कैसा होगा, हेल्दी एनवायरमेंट बनेगा, है कि नहीं। पक्का कॉपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज को भी समझना चाहिए, उन्हें इंटीग्रल पार्ट समझना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या समझना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट समझना चाहिए। वैसे ही एम्प्लॉयज ने भी मैनेजमेंट के बारे में समझना चाहिए कि हम कोई अननेसेसरीली डिमांड्स ना करें हमारी मैनेजमेंट से। आई बात समझ में। फिर फिफ्थ कौन सा है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ प्रिंसिपल कौन सा है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में, है ना। मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, प्लानिंग का, एम्प्लॉयज एग्जीक्यूट करते हैं वो प्लान को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के काम बहुत अच्छी तरह से होंगे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट दिया जाएगा। फिर लास्ट प्रिंसिपल कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। किसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब हम उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, उन्हें एंकरेज करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए, उनके एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई बात समझ में। पक्का। तो ये प्रिंसिपल्स किसने दिए, एफडब्ल्यू टेलर ने दिए है। ये सारे प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड है, साइंस के ऊपर बेस्ड है ना, साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर क्या है, ये सारे प्रिंसिपल बेस्ड है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेकिन ये टॉपिक हमारे सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। तो ये हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो हमारे चैप्टर यही होता है कंप्लीट। आई बात समझ में। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, चैप्टर 1 की हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पक्का। तो आज के लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच।